डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के ऊपर व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे और बच्चों के मीनिंग याद करने के बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो, आकर्षक वीडियो ऐसे लेकर जेड तक की मीनिंग की जिसे बच्चे देखते ही याद कर लेंगे और खेल खेल में याद कर लेंगे। ऐसे शानदार वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपके बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं, क्रिया। इसके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित वीडियो और व्याकरण के अनेक टॉपिकों से संबंधित वीडियो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, गिरना, दौड़ना, चलना, हंसना, रोना, भागना, ये सभी जो हैं ये क्रिया हैं। ध्यान रहे, हिंदी में क्रिया को पहचानने का एक रामबाण तरीका है। जिन शब्दों के अंत में ना आता है वो हमेशा क्रिया रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आंख मीचकर ऐसे नहीं करना है कि ना दिखा और क्रिया कर दिया। जैसे चना, चना में ना आया है लेकिन वहाँ क्रिया नहीं है। थाना, थाना में ना आया है लेकिन वहाँ क्रिया नहीं है। ऐसे कुछ समझना है, अर्थात कुछ ना कुछ कार्य होता हुआ भी प्रतीत होना चाहिए और ना लगा हुआ है वहाँ निश्चित रूप से क्या है, क्रिया है। अमूमन ना शब्द के द्वारा हिंदी में क्रिया को पहचाना जाता है। आगे हमने एक छोटी सी बात कही है धातु की। क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहा जाता है, अर्थात क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक सामान्य रूप होता है और एक परिवर्तित रूप होता है। यहाँ सामान्य रूप के बारे में हमने कहा है, पढ़ना, गिरना, दौड़ना, चलना, हंसना, फिरना, ये सामान्य रूप है। और परिवर्तित रूप जैसे लिख से लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी, लिखे आदि शब्द ये परिवर्तित रूप हैं। क्रिया के इन दोनों रूपों को ध्यान से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि क्रिया के इन सभी रूपों में उसका एक रूप सदैव विद्यमान रहता है और वही रूप विभिन्न प्रत्ययों के योग से विभिन्न रूपों को धारण करता है। फलतः उस एक रूप को चुन लिया गया है और धातु नाम रख दिया गया है। जो एक रूप है उसको ही धातु कहा गया है। धातु और क्रिया में अंतर समझाने का हमने प्रयास किया है कि विभक्ति प्रत्यय रहित क्रिया का मूल रूप, विभक्ति प्रत्यय रहित क्रिया का मूल रूप जो अर्थवान होता है धातु कहलाता है। और धातु जब विभिन्न प्रत्ययों से युक्त होकर कथन करने की स्थिति प्राप्त कर लेती है तब क्रिया कहलाती है। धातु और क्रिया में ये खास अंतर है। वाक्य में कभी भी धातु का प्रयोग न होकर क्रिया का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी वाक्य में धातु का प्रयोग नहीं होता, क्रिया का प्रयोग ही होता है। आगे हमने बताने का प्रयास किया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। पहले बात करते हैं अकर्मक की, कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो आप अन्य गाइड्स में पढ़ पा रहे हैं वही कॉमन बात है यहाँ, लेकिन हमने इसमें नीचे बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने का प्रयास किया है। हमें इतना विश्वास है कि अकर्मक और सकर्मक भले ही कितना भी जटिल वाक्य क्यों न हो, आपको नाम से भी भ्रम नहीं होगा जब आप हमारा यह क्रिया से संबंधित वीडियो पूरा देख लेंगे। तो देखो, कविता हंसती है, टीना सोती है, गाड़ी चली, मैं हंसूंगा, नदी बह रही है, राम जयपुर जाता है। ध्यान रहे, यहाँ जाना क्रिया अपने साथ कर्म नहीं रखती है। यहाँ जयपुर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ जाना शब्द कर्म नहीं है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ यह क्रिया विशेषण की स्थिति है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अकर्मक क्रिया है जाना। आगे, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, राधा गाती है, ये सभी जो हैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। हमने यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझाने का प्रयास किया है और हमने बताया है कि जब प्रश्न इस तरह किया जाए, जब प्रश्न इस तरह से किया जाए कि गाना क्रिया होती है, तो ध्यान रहे तो वाक्य
बनाकर देख लेना चाहिए, अर्थात क्या किसको लगाकर देख लेना चाहिए। अगर क्या किसको के स्थान पर कुछ आने की संभावना है, क्या किसको के स्थान पर कुछ आने की संभावना है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो क्रिया क्या है, अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का ये रामबाण तरीका है, इजी वे में पहचानी जा सकती है। क्रिया के पहले क्या और किसको लगाकर देखो, अगर उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक। गाना क्रिया सकर्मक होती है, गाना क्रिया सकर्मक होती है। और यदि प्रश्न इस तरह से किया जाए कि इस वाक्य में गाना क्रिया है, तब गाना क्रिया अकर्मक है। ध्यान रहे, राधा गाती है, इस वाक्य में गाना क्रिया अकर्मक है, किंतु क्वेश्चन इस ढंग से किया जाए कि गाना क्रिया होती है तो गाना क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। क्योंकि कोई भी वाक्य बनाकर आप देख लीजिए, गाना क्रिया के पहले निश्चित रूप से कोई ना कोई कर्म जरूर आएगा। राधा गाना गाती है, जो भी आएगा वह निश्चित रूप से कर्म आएगा, और कर्म आएगा तो ऐसी स्थिति में गाना क्रिया सकर्मक है। लेकिन इस वाक्य में राधा गाती है, इस वाक्य में अकर्मक है। और उदाहरण है, जैसे सीता खाती है, सत्यम खेलता है, हर्षित धोता है, इस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ जो हैं इस वाक्य में, इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक हैं, लेकिन खाना, खेलना, धोना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं मूल रूप से सकर्मक होती हैं, लेकिन इन वाक्यों में इनको अकर्मक दिखाया गया है। ध्यान रहे, क्वेश्चन किस ढंग से पूछा गया है उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। आगे अपन बात करें कि कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं। हमने एक इम्पोर्टेंट बात बताने का यहाँ प्रयास किया है कि कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आशय कभी कभी अकेले कर्ता से पूर्णतः प्रकट नहीं होता। कर्ता के विषय में पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं क्रियाओं के साथ कोई संज्ञा या विशेषण अवश्य आता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें उद्देश्य पूर्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। लड़का चतुर है, यहाँ केवल लड़के के विषय में विधान किया गया है, लड़के के बाद में चतुर शब्द विशेषण रखा गया है, यहाँ मूल क्रिया है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के विषय में पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ, इन क्रियाओं के साथ कोई संज्ञा या विशेषण आता है। ठीक है, लड़का के साथ चतुर आया है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। साधु चोर निकला, अपूर्ण अकर्मक का उदाहरण है। और उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, जैसे नौकर बीमार रहा, यहाँ आप मेरे मित्र ठहरे, यह आदमी विदेशी दिखता है, हाथी के कान बड़े होते हैं, चांदी सफ़ेद होती है, मेरा भाई शिक्षक हो गया, वह मनुष्य बुद्धिमान है, सोना भारी धातु है, वह एक वकील है, वह खुश है, वह आज उपस्थित है। इन सभी वाक्यों में कर्ता के विषय में विधान किया गया है। ऐसी स्थिति में ये अपूर्ण अकर्मक के उदाहरण हैं। हमने इनके माध्यम से और अधिक समझाने का प्रयास किया है। नीचे एक इस नियम का खुलासा किया है, इस नियम को और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, और हमने कहा है, क्या देख पा रहे हैं आप कि इन सभी वाक्यों में केवल कर्ता का विधान किया गया है, केवल कर्ता के विषय में कहा गया है, और जहाँ कर्ता का विधान होता है वहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। उपर्युक्त वाक्यों में चतुर, चोर, बीमार, मित्र, विदेशी, कान, सफ़ेद धातु आदि शब्द उद्देश्य पूर्ति हैं। यदि इन शब्दों को वाक्य से निकाल दिया जाए तो शेष वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, वाक्य में आकांक्षा बनी रहती है। अतः होना, रहना, बनाना, सिखाना, जो भी क्रियाएं आई हैं इत्यादि, ये अपूर्ण अकर्मक की क्रियाएं हैं। पहचान के रूप में हमने यहाँ एक रामबाण पहचान बताई है अपूर्ण अकर्मक की, कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाला विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम के पहले न आकर बाद में आए, अर्थात विधेय विशेषण की स्थिति रहे, ध्यान रहे, विधेय विशेषण की स्थिति रहे, और क्रिया है वो सहायक क्रिया के रूप में हो, तो वहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। विधेय विशेषण की स्थिति रहे और वहाँ मुख्य क्रिया न आए, केवल सहायक क्रिया रहे, तो वहाँ अपूर्ण अकर्मक की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में क्रिया से पहले क्या लगाकर देखते हैं
तो उसका उत्तर वह विशेषण ही आता है। ऐसी स्थिति में आप देख लेना क्या है, वह विधेय विशेषण है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन यहाँ देखें, वह खुश है, वह क्या है, तो उत्तर क्या आया, खुश। खुश उत्तर आया। खुश उत्तर आते ही अपने को पहचान लेना चाहिए कि यह अपूर्ण अकर्मक का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, अपूर्ण अकर्मक के बारे में भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन सकर्मक क्रिया की। तो देखो, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेहान दूध पी रहा है, टीना दवा लेती है, ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि दूध और दवा है ये कर्म है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहाँ हमने बहुत अच्छी बात बताई है, आप देखें, हमने कहा है एक कर्मक के बारे में, जहाँ क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ एक कर्मक होता है, एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक आम खा रहा है, चिट्ठी, नौकर चिट्ठी लाया, लड़का अपने को सुधार रहा है, यहाँ एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे अपन बात करें द्विकर्मक की, जहाँ क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। आपको ये तो पता है ही कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं, क्या और किसको लगाकर करते हैं। ध्यान रहे, जब क्या और किसको दोनों से उत्तर आता है तो क्रिया द्विकर्मक होती है, और जब क्या और किसको दोनों में से एक से उत्तर आता है तो हमेशा क्रिया एक कर्मक होती है। यहाँ अपन एक कर्मक में देखें, बालक क्या खाता है, आम, उत्तर आया। नौकर चिट्ठी लाया, क्या लाया, चिट्ठी, उत्तर आया। लड़का अपने को सुधार रहा है, क्या सुधार रहा है, इससे उत्तर नहीं आया, लेकिन किसको सुधार रहा है, अपने को। क्या और किसको दोनों में से किसी एक से उत्तर आ रहा है, इसका मतलब अकर्मक, एक कर्मक। और जब दोनों से उत्तर आया, जैसे द्विकर्मक में देखो, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध किसको पिलाती है, बच्चे को, दोनों से उत्तर आया। दोनों से उत्तर आने की स्थिति में द्विकर्मक क्रिया है। राम ने माँ को दवा पिलाई, क्या पिलाई, दवा किसको पिलाई, माँ को। रहीम ने करीम को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक किसको दी, करीम को। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, क्या बतलाता हूँ, उपाय किसको, तुम्हें। दोनों से उत्तर आया है। दोनों से उत्तर आने की स्थिति में कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। या हमने एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि द्विकर्मक क्रिया में एक मुख्य कर्म होता है तथा दूसरा गौण कर्म। ध्यान रहे, मुख्य कर्म प्राय क्रिया से ठीक पहले, ये लो, रहीम ने करीम को पुस्तक दी, यहाँ पुस्तक शब्द है, यह मुख्य कर्म है। अप्राणीवाचक होता है, बिल्कुल पुस्तक अप्राणीवाचक है, निर्जीव है तथा परसर्ग रहित होता है। इसके साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब यह मुख्य कर्म है। जबकि गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले, देखो यहाँ करीम मुख्य कर्म से पहले आया है, ये गौण कर्म है। प्राणीवाचक, बिल्कुल करीम प्राणीवाचक है तथा परसर्ग सहित करीम के साथ को का प्रयोग हुआ है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल यह गौण कर्म है। हाँ, परसर्ग सहित होता है। ये मुख्य कर्म और गौण कर्म की यहाँ पर पहचान बताई है। उपयुक्त वाक्यों में दूध, दवा, पुस्तक मुख्य कर्म है तथा बच्चे, माँ, करीम गौण कर्म है। इस प्रकार पिलाती, पिलाई, दी, ये द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ध्यान रहे, गौण कर्म कभी कभी लुप्त भी रहता है। जैसे राजा ने दान दिया, पंडित कथा सुनाते हैं, यहाँ जो गौण कर्म है ये यहाँ पर क्या है, लुप्त है। आगे अपन बात करें जब अकर्मक क्रिया के साथ, यहाँ हमने एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि जब अकर्मक क्रिया के साथ उसी से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ दी जाती है तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। जैसे वह जोर की हंसी हंसा, अब हंसना क्रिया से ही हंसी शब्द का प्रयोग हुआ, हंसी कर्म का प्रयोग हुआ है, हंसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लड़का अच्छी चाल चलता है, यहाँ चाल शब्द चलता से बना है, इस कारण सकर्मक क्रिया हो गई। लड़कियां खेल रही हैं, यहाँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं, यहाँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसान ने चोर को बड़ी मार मारी, मारना शब्द से मार बना है, भाववाचक संज्ञा बनी है मारना से, इस कारण ये क्या हो गई हैं, सकर्मक क्रिया हो गई हैं। आगे हमने और एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका आशय कभी कभी अकेले कर्म से पूर्णतया प्रकट नहीं होता है। कर्म के विषय में पूर्ण विधान करने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा या विशेषण आता है। इन क्रियाओं को
अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, ये कभी कभी अकेले पूर्णता प्रकट नहीं होती है। कर्म के विषय में पूर्ण विधान करने के लिए इन क्रियाओं के साथ कोई ना कोई संज्ञा या विशेषण आता है, और जो शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें कर्म पूर्ति कहते हैं। सकर्मक क्रिया में यदि किसको लगाने से उत्तर आता है तो वहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। यह हमने एक रामबाण पहचान बताई है कि सकर्मक क्रिया में किसको लगाने से अगर उत्तर आ रहा है तो वह क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। जैसे अहिल्याबाई ने गंगाधर को अपना दीवाना बनाया। किसको बनाया? दीवाना किसको बनाया? गंगाधर को। तो यहाँ यह अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण है। मैंने चोर को साधु समझा। किसको समझा? चोर को। किसको समझा? चोर को समझा। तो यहाँ पर ये चोर शब्द है, यह अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण है। आगे हमने कुछ नियम निर्धारण किए हैं जिससे आप ई-जीवन में जान सकते हैं कि यदि क्रिया के पहले सकर्मक और अकर्मक को पहचानने की एक रामबाण जो है वो पहचान वो बताई है कि यदि क्रिया के पहले क्या और किसको लगाकर देखने से उत्तर आए तो क्रिया सकर्मक, वरना अकर्मक। क्या और किसको का एक साथ प्रयोग द्विकर्मक क्रिया में होता है। बेराट के जंगलों में एक भयंकर राक्षस रहता था। यहाँ क्या रहता था, इसका कोई उत्तर नहीं आया। भाई क्या रहता था, इसका कोई उत्तर नहीं आया, अतः क्रिया अकर्मक होगी। ध्यान रहे, क्या का उत्तर राक्षस नहीं आएगा, क्योंकि राक्षस तो यहाँ करता है तथा सजीव है। सजीवों के लिए प्राय कौन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन रहता है, अब इसका उत्तर राक्षस आएगा। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बेराट के जंगलों में एक भयंकर राक्षस रहता था। यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या रहता था, उत्तर नहीं आया। हाँ, ऐसे कहें कौन रहता था तो राक्षस हो सकता है। क्या का उत्तर राक्षस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रहने का काम कौन कर रहा है? रहने का काम राक्षस खुद कर रहा है, तो राक्षस तो यहाँ करता है, कर्म है ही नहीं इस पूरे वाक्य में ही, तो अकर्मक क्रिया है। और उदाहरणों के माध्यम से हमने अकर्मक और सकर्मक को पहचानने का प्रयास किया है। जैसे राक्षस धरती पर बैठा है। राक्षस बैठने का काम कौन कर रहा है? राक्षस। तो यहाँ राक्षस तो हो गया कर्ता, और धरती पर यह आ गया अधिकरण कारक। यहाँ कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चील आकाश में उड़ रही है, यहाँ उड़ने का काम चील कर रही है, तो चील तो हो गया कर्ता, और आकाश में ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक है यहाँ आकाश में, तो यहाँ कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक सकर्मक है। रावण बाण से मारा गया, यहाँ अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम ने रावण का सिर काट दिया, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या काट दिया? सिर। राम ने श्याम को एक गाय दी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन यहाँ हमने एक बात आपको विशेष बताने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ बताया है कि राम ने श्याम को एक गाय दी, सकर्मक क्रिया है। यहाँ क्या, गाय और किसको, श्याम, दोनों से उत्तर आ रहा है। किंतु ध्यान रहे, मुख्य कर्म निर्जीव होता है, जबकि यहाँ गाय सजीव है, अतः एक कर्मक क्रिया है। गाय कर्म है तथा श्याम संप्रदान कारक है। ये याद रखने योग्य बात है। यहाँ श्याम शब्द संप्रदान कारक है, न कि कर्म है। ऐसी स्थिति में यह सकर्मक क्रिया तो है, लेकिन एक कर्मक है, द्विकर्मक नहीं है। एक बात और, यदि वाक्य में देना क्रिया हो तथा देने में दान की भावना हो, तो वहाँ जिसको दान दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। यदि दान देने की भावना नहीं हो तो द्विकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे उदाहरण के रूप में भिखारी को भीख दो, यहाँ भीख दान की श्रेणी में आता है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ भिखारी संप्रदान कारक है। बिल्कुल। राजा ने पापी को दंड दिया, यहाँ क्रिया देना ही है, यहाँ भी देना थी और यहाँ भी देना ही है, लेकिन यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ देना क्रिया का प्रयोग दान के संदर्भ में नहीं हुआ है, इस कारण द्विकर्मक क्रिया है। आकाश में पतंग उड़ रही है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ क्या का उत्तर पतंग निर्जीव होने के कारण आ रहा है, किंतु उड़ने का काम पतंग कर रही है, अतः पतंग तो यहाँ कर्म न होकर करता है। पतंग तो यहाँ करता है, कर्म है ही नहीं। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया है। अमन ने माँ को दवा पिलाई, यहाँ द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल क्या और किसको, दोनों से उत्तर यहाँ आ रहा है। वह बिल्कुल थक गया, यहाँ ये शब्द अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शब्द तो अव्यय है
और क्या और किसको दोनों से कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है। माँ बच्चे को पीटती है, सकर्मक क्रिया है, किसको से उत्तर आ रहा है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, किसको से उत्तर आ रहा है। माँ बच्चे को डंडे से पीटती है, यहाँ भी किसको से उत्तर आ रहा है। तो यहाँ ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। हमने यहाँ क्रिया से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु बताने का आपको प्रयास किया है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कुछ भेद किए गए हैं। जैसे पहला भेद है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उससे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे हर्षित दौड़ता है, अमन पुस्तक पढ़ता है। दूसरे भेद की बात करें तो संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया करते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, बालक ने दूध पी लिया होगा। यहाँ 3 क्रियाएं साथ हैं, यहाँ 2 क्रियाएं साथ हैं। जब कोई, तो इसका मतलब संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशिष्टता या हीनता लाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें रंजक क्रिया कहा जाता है। ध्यान रहे, जैसे ऊपर वाले वाक्य में जया ने खाना बना लिया, यहाँ बना लिया शब्द संयुक्त क्रिया था, लेकिन यहाँ लिया शब्द, यहाँ केवल लिया शब्द रंजक क्रिया है, क्योंकि मुख्य क्रिया तो बनाना है और लिया शब्द है ये बनाना क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है, इस कारण यहाँ रंजक क्रिया है। नीचे वाले वाक्य में बालक ने दूध पी लिया होगा, पीना मुख्य क्रिया है और लिया होगा यहाँ पर ये क्या है, रंजक क्रिया है। आगे अपन बात करते हैं मुख्य क्रिया से संबंधित कुछ खास बिंदुओं की। तो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ध्यान रहे, हालांकि ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल की बात हो गई। अगर आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। हम इनको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे सबसे पहला होता है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेलने लगा, पानी बरसने लगा। दूसरा भेद होता है समाप्ति बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध हो उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वह लिख चुका है, वह मर चुका है, यह समाप्ति बोधक क्रिया है। आगे अपन बात करें अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, यह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आगे अपन इसके और भेदों की बात करें, जैसे चौथा भेद है अनुमति बोधक। तो अनुमति बोधक की बात करें, जिससे कर्म करने की अनुमति का बोध हो उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया देना धातु के योग से बनती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, ये अनुमति बोधक है। नित्यता बोधक, जिससे कार्य की नित्यता या उसके पूर्ण न होने का भाव प्रकट हो उसे निरंतरता मतलब नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बरसात हो रही है, वह पड़ रहा है, निरंतर चल रही है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे आगे है छठवां भेद आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की जरूरत या कर्तव्य का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, यहाँ यह उदाहरण आवश्यकता बोधक क्रिया का है। यहाँ अपन बात करें अगली क्रिया के भेद की, तो निश्चय बोधक। जिससे मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं मार बैठूंगा, यहाँ निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। आगे अपन बात करें इच्छा बोधक। जिस क्रिया से कर्म करने की इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें जैसे हमने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ, यहाँ इच्छा है तो यहाँ इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। आगे अपन बात करें अगली क्रिया की, तो वह है अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जिस क्रिया से अभ्यास का बोध हो उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसे परिश्रम करते रहना चाहिए, यह अभ्यास बोधक है। आगे है शक्ति बोधक। जिस क्रिया से कार्य करने की शक्ति का बोध हो उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ। आगे है पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो उसे पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह पढ़ा लिखा लगता है, करता है नहीं आएगा, लगता है आएगा। वह प्राय यहाँ आया जाया करता है, तो यहाँ पर आया जाया और पढ़ा लिखा ये दोनों पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अब अपन चलते हैं मुख्य क्रियाओं के भेदों की ओर,
जो तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। पहला भेद था सामान्य क्रिया, दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 भेद हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं तीसरी क्रिया की, जो मुख्य क्रिया है नाम धातु क्रिया। तो देखो, नाम धातु क्रिया के बारे में अपन देख रहे हैं कि वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लज्जाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना आदि। हिंदी में नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय से बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी में नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनती है। जैसे सीता लज्जाती है, लज्जा से लज्जाना बना है। सीताराम को अपनाती है, अपनाना से अपनाती बनी है। राधा चाकू पहनाती है, पेना से पहनाती हुई है, विशेषण से हुई है, ये सर्वनाम से हुई है, ये संज्ञा से हुई है। यहाँ नाम धातु क्रिया के ये उदाहरण हैं। आगे अपन बात करें अगली क्रिया की, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाता है, किसी अन्य से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के रूप में जैसे दुष्यंत अमन से पत्र लिखवाता है। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ दुष्यंत खुद नहीं काम कर रहा है, खुद करवा रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लिखवाना या लिखवाना है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर अपन चर्चा करें यहाँ कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो ध्यान रहे कर्ता अमन नहीं है। हालांकि पत्र लिखने का काम अमन कर रहा है, लेकिन क्रिया लिखना नहीं है, क्रिया लिखवाना है। और लिखवाना क्रिया के कारण यहाँ कर्ता कौन है? दुष्यंत है। और उदाहरण अपन देख रहे हैं, अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। यहाँ देखो, चलवाया है, निकलवाया है, खिलवाया है, सिलवाए है, खिलवाया है, ये सभी रेखांकित पद हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे हमने एक खास बात यहाँ बताने का प्रयास किया है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती हैं। आगे अपन बात करें अगली क्रिया की। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई हो, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। ध्यान रहे, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम दूध पीकर सो गया, सीता खाना खाकर सोती है, मैं गाना गाकर जाऊंगा, या गाकर, खाकर, पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है एक खास बात कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर या करके जोड़ा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ बहुत खास बात बताई है। जैसे राम लेटकर पढ़ता है, यहाँ भी कर हुआ है, लेटना की क्रिया के साथ कर का प्रयोग हुआ है, लेटकर पढ़ता है। लेकिन यहाँ लेटना और पढ़ना क्रिया साथ साथ हो रही हैं, अतः पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। यहाँ लेटकर क्रिया न होकर क्रिया विशेषण है। ये ध्यान रखना, लेटकर पढ़ता है या लेटना और क्रिया दोनों साथ साथ हो सकती हैं, लेटना और पढ़ना दोनों साथ साथ हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में लेटना और पढ़ना दोनों साथ हो रही हैं तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। वास्तव में लेटकर शब्द क्रिया का उदाहरण न होकर के क्रिया विशेषण का यहाँ पर उदाहरण है। आगे अपन अगली क्रिया के बारे में बात करें तो अगली क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया के बारे में हमने कहा है कि जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, तुरंत बाद। जैसे बालक छत से गिरते ही मर गया, अगर यहाँ ये होता बालक छत से गिरकर मर गया तो पूर्वकालिक क्रिया होती, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बालक छत से गिरते ही मर गया। इसका मतलब तत्परता दिखाई जा रही है, और तत्परता दिखाई जाने के कारण तात्कालिक क्रिया है। हवाई जहाज उड़ते ही क्षतिग्रस्त हो गया, बालक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये तात्कालिक क्रिया के उदाहरण है। तात्कालिक क्रिया के बारे में हमने कहा है कि तात्कालिक क्रिया धातु में ते प्रत्यय तथा ही या ते लगाकर बनाई जाती है। जैसे पढ़ते पढ़ते ते लगा है और गिरते ही ते प्लस ही लगा है, तो ऐसी स्थिति में ये तात्कालिक क्रिया बन जाती हैं। आगे अपन बात करें क्रिया के अगले भेद की, कृदंत क्रिया। धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का जो रूप बनता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल प्लस ता है चलता है, चल प्लस आ है चला है, चल प्लस ना है चलना है, ये कृदंत क्रिया के उदाहरण हैं। आगे अपन बात करें सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ क्रम तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हैं, वह
वहाँ सजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, अब लड़ना जो क्रिया था इसी से लड़ाई बना है, इस कारण ये सजातीय क्रिया है। वह जोर की हंसी हंसता है, यहाँ पर जो हंसी है वह हंसना क्रिया से बना है, ऐसी स्थिति में क्या है, ये सजातीय क्रिया है। और ध्यान रहे सजातीय क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, ये और ध्यान रहे। आगे अपन बात करें सहायक क्रिया। किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने के लिए जो पद आते हैं उनको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ जो रहा शब्द है वह सहायक क्रिया है। पतंग उड़ती है तो यहाँ जो है ती है, एक तरह से उड़ना क्रिया है, ती है, यह सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आगे अपन बात करें अनुकरण क्रिया। एक और भेद है अनुकरण क्रिया। इसमें हमने कहा है कि किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाई जाती है उसे अनुकरण क्रिया कहते हैं। जैसे बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना, थरथर से थरथराना, टर से टर्राना, मचमच से मचमचाना, भिन भिन से भिन भिनाना, टन से टनटनाना, झन झन से झनझनाना और हिन हिन से हिन हिनाना, ये सभी अनुकरण क्रिया के उदाहरण हैं। आगे अपन बात करें क्रिया के कुछ अन्य भेदों की, तो अन्य भेद है काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद किए गए हैं, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो देखो वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का वर्णन किया गया है वर्तमानकालिक है। हर्षित गाना गाता है, अमन पुस्तक पढ़ता है। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, मतलब भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, वह भूतकालिक क्रिया होती है। हर्षित ने गाना गाया, अमन पुस्तक पढ़ रहा था। भविष्यकालिक क्रिया की बात करें तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हर्षित कल जयपुर जाएगा, अमन पुस्तक पढ़ेगा। ये क्रिया के काल के आधार पर भेद थे। आगे अपन क्रिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो वाक्य के अंतर्गत अपने स्थान के विचार से क्रिया के भेद की बात करें तो एक होती है समापिका क्रिया। व्याकरण में वाक्य के अंतर्गत अपने स्थान के विचार से क्रिया के 2 भेदों में से एक वह पूर्ण क्रिया जिसका काल किसी दूसरी अपूर्ण क्रिया के काल के बाद आता है या जिससे किसी कार्य की समाप्ति सूचित होती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीकर सो गया, मैं गाना गाकर जाऊंगा, बालक छत से गिरते ही मर गया। यहाँ ये जो रेखांकित पद हैं ये समापिका क्रिया कहलाते हैं। हालांकि जो पीकर, गाकर और जो गिरना है ये मुख्य क्रिया है, लेकिन जो समाप्ति की सूचक हैं यहाँ पर ये समापिका क्रियाएं हैं। हमने और उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। जैसे हवाई जहाज उड़ते ही क्षतिग्रस्त हो गया, यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया, ये समापिका क्रिया है। तो चलो क्रिया से संबंधित उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।